नमस्कार दोस्तों। आज जिस शख्स की मैं बात करने जा रही हूँ, आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और वो घर घर में गुलजार रहते हैं। जी हाँ, आप माहौल देखकर समझ ही गए होंगे, जैसा कि पेड़ हैं, पत्ती है, छत है, बस अभी चाँद निकलने में थोड़ी देर है। तो मैं बात करना चाहूँगी गुलजार साहब की। ये सन 2014 की बात है। गगन जी का फ़ोन आया कि गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। हम एक इस प्रसंग पर आलेख चाहते हैं। उन्हें पता है, उन्हें पता था गुलजार साहब मेरे महबूब शायर हैं। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सारी रात लाइब्रेरी छान मारी, सारी शायरी अफ़साने जो रटे पड़े थे सामने थे, पर बात कहाँ से शुरू करूँ। आंखें मूंद कर मैंने शुरुआत की उस दोपहर से जहां मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मुलाकात की थी भारत भवन के अंतरंग के बाहर की सीढ़ियों पे। वो बड़े मासूम भाव से पैरों में मोजरी डाले अपने होने के भाव से बेखबर बैठे थे। उनका एक कार्यक्रम था जिसमें मैं और गगन साहब साथ में ही गए थे। उनका सफ़ेद बुर्राक कुर्ता कलफ के प्रभाव से जरा अकड़ सा मालिक के नम्र स्वभाव से विपरीत उनके करीब जाने के मेरे हौसले को पस्त कर रहा था। पर मुंह खोलते ही दिल बाग बाग हो गया। यही तो है वो शायर जिनके अल्फाज मेरी दुनिया में घूमते हैं। गगन साहब ने कहा, चलिए अपन बात करते हैं। मैं और गगन जी वहाँ बैठ गए और मैंने उसी समय अपनी छोटी सी एक बुकलेट निकाली थी। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने 2 बुकलेट निकाली थी गगन जी के उसमें से। तब उस समय कोई चाँद पे छोटी सी बुकलेट गुलजार साहब की आई थी। वो मुझे इतनी भा गई थी कि हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैंने उसकी कॉपी की और मैंने गुलजार साहब को बताई। उन्होंने पलट के 3-4 पन्ने पढ़े। फिर उनने मुझसे पूछा भी कि आप क्या लिखती हैं, क्या करती। इतना बड़ा शायर मेरे से बात कर रहा है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि आप क्या करते हैं। पर मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध थी। तो जैसा कि उनकी उपलब्धियों के बारे में हम सभी जानते हैं, जब लिखने की बारी आई तो मैंने एक वसी कैनवास की खोज की और जाहिर सी बात है वो सिर्फ आसमान हो सकता था, क्योंकि जिस इंसान के साथ ही चाँद सितारे हों उसके लिए आसमान से बेहतर कागज़ क्या होगा। तब उनकी खुसूसियत पर जोर देना ही उचित समझा। पहली कहानी किसकी कहानी के नाम से नवनीत में छपी। उनके अनुसार पुरानी हिमाकतें याद रखना लाजमी नहीं है। हाँ, उस वक्त कहानियाँ बहुत सूझती थी, हर गरीब शख्स कहानी का मौजू लगता। बहरहाल वो पहली कहानी नवनीत में छपी। ये मैं उसमें से पढ़ रही हूँ जो गगन जी ने 2014 में इस लेख को छापा था। और गगन जी के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि हम उन्हें पुनः याद कर रहे हैं। तो उनका पहला गीत फिल्म था बंदनी का। पहला गीत बंदनी फिल्म का था, मोरा गोरा रंग ले ले। विमल राय और सचिन देव बर्मन ने इसकी एक धुन गाई और जिससे सिचुएशन के हिसाब से यहाँ भी वही हुआ जो जावेद साहब के साथ था कि धुन पर गुलजार साहब को शब्द लिखने थे। रिश्ते, राजनीति, बचपन, मोहब्बत, विभाजन का दर्द, ज़िंदगी के हर पहलू को निचोड़ कर रख दिया कागज़ों में और फिर तैयार हुई शायरी। गुलजार साहब की खुसूसियत में सबसे बड़ी चीज़ जो प्रभावित करती है उनके दिल को छू लेने वाली भाषा। छोटे छोटे शब्दों को ज़िंदगी से उठाते, मसलन माँ के तवे, चिमटे, तंदूर से रोटियाँ, मौसम से कोहरा, पानी की बूंदें, धुआं, सीली रातें, महकते राज, सीढ़ियाँ, किताबें, कुआं। ये शायर अक्षरों के पहाड़ खड़े करता रहा, पर अपने आप को गुमनामी के अंधेरों में रखने की कोशिश नाकामयाब रही उनकी। जब सारे चाँद सितारे रोशनी आपने अपनी जेब में चुरा के रखे हों तो अंधेरा तो गायब होना ही था। उफ़, जिनकी रातें पश्मीने की हों, पुखराज से चमकते अल्फाज हों, रूमानियत से भरपूर ख़त, उसका क्या कहना। तरक्की पसंद युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करता ये शायर दूसरों की बनाई हुई लकीरों पे नहीं चला। उन्होंने अपना टाइप विकसित किया, एक सहज भाषा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाई। जैसे बंटी बबली का गाना है ना, छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, या धन्यों की आँखों में है रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। अपनी इस अनूठी शब्दावली से युवा पीढ़ी को हिम्मत दी, लिखने के अंग्रेज़ी के छोटे छोटे शब्दों का भी उपयोग किया। उन्होंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं, आप जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में लिखिए भी। तो हम बोलचाल की भाषा में थोड़े से अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते ही हैं। उर्दू साहित्य में अपनी नाजुक ख़याली सूफियाना लिबास ओढ़े,
अक्षर कभी कभी शरारत से नफासत छोड़ पाजी नज़मों में बदल जाते हैं। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है। या कहाँ से थामूं रात की चादर, कहाँ से पकड़ूं धूप का कोना। माचिस फिल्म का था ये। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। आज हर बारात में डांस करने वाले गाने के लफ्ज़ भी गुलजार साहब ने लिखे हैं। कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूं ये कलाई में, लेकिन का नीली नदी के परे गीला सा चांद खिल गया। भला बताइए, गीला सा चांद। और साहिर मीन्स होता है जादूगर, जो छड़ी घुमाता है, नए अल्फाज पैदा करता है और तैयार हो जाती है एक नई नज़्म जो दिल पे छा जाए। गुलजार साहब की शैली में बीड़ी जलाई जाती है जिगर से, गोली मारी जाती है भेजे में, और रात की गुल्लक और मटकी फोड़ी जाती है। अनुक्रम को आप नज़्म पत्ती लिखते हैं। सबसे उल्लेखनीय है चाँद। गुलजार साहब को हमें चाँद के साथ स्वीकार करना होगा, उसके बिना वो अधूरे। अगर कल्पना की जाए तो देखा जाए तो अब हमें 2 चाँद नज़र आ रहे हैं ये पढ़ते पढ़ते। बाकी शायरों ने चाँद को सिर्फ मोहब्बत की शायरी में इस्तेमाल किया है, पर गुलजार साहब ने चाँद को दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ चाँद के रथ तो गुजरे थे पर चाँद से कोई उतरा नहीं, या गुलजार साहब की मेरे अपने की भिखारिन रात, मतलब रात भिखारिन है और चाँद कटोरा लिए भीख मांगने आई है। चाँद के प्रति उनका दीवानापन इतने चरम पर है कि इन पंक्तियों में तुम जो कह दोगे आज की रात, चाँद डूबेगा नहीं, एक बूंद है चंदा की। मतलब कुल मिलाकर हम चाँद को गुलजार साहब की ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। माँ ने जिस चाँद सी दुल्हन की दुआ दी थी, मुझे आज की रात वह फुटपाथ से दिखा, मैंने रात भर रोकी, नज़र आया वह चाँद मुझे। अगर तुम्हारे पास 3 लाइनें हैं तो शेर कैसे मुकम्मल होगा? इसका जवाब है गुलजार साहब की त्रिवेणी, एक नया खेल शब्दों के साथ। पहली दूसरी लाइनों को गंगा जमुना दिखाया और तीसरी छुपी हुई लाइन को सरस्वती, और इस तरह से सरस्वती को रहस्यमय बना के पेश किया गया, जिसके बिना त्रिवेणी अधूरी है। संस्कृति और शायरी का अनूठा संगम है त्रिवेणी। इतने लोगों में कह दो आँखों को इतना ऊंचा न बोला करें। एक उदाहरण दे रही हूँ। इतने लोगों में कह दो आँखों को इतना ऊंचा न बोला करें, लोग मेरा नाम जान जाते हैं। आओ सारे पहन ले आईने, आओ सारे पहन ले आईने, सारे देखेंगे अपना ही चेहरा सबको, सारे हसीन लगेंगे यहाँ। लोग मेलों में भी गुम होकर मिलते हैं। बहरहाल दोस्तों के किसी दिलचस्प से एक मोड़ पर यूँ हमेशा के लिए भी बिछड़ता है कोई। विभाजन का दर्द एक नॉस्टैल्जिया के रूप में सामने आता है, जगह जगह नज़र आता है। भोगा हुआ खुद का, पर उसे सबके बीच ऐसे बांटा कि वो सबका दर्द बन जाता है। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। सर नहीं काटा किसी ने भी कहीं पर कोई, लोगों ने टोपियाँ काटी थी जिनमें सर थे। तो बंटवारे का मंज़र देखने के बाद और उससे गुज़र के हिंदुस्तान आने का जो उन्होंने अफ़साना बयां किया है, वो दर्द छू लेने वाला है। हम ऐसा लगता है हम उस भीड़, उस मकाम पर पहुंच गए हैं और अपनी नज़रों से वो मंज़र देख रहे हैं। ट्रेंड सेटर गुलजार साहब के ख्वाब बड़ी कैफियत नहीं मांगते। एक खुली हुई खिड़की, छत पे बिछी हुई सफ़ेद चादर, फुर्सत के पल, तिनके का आशियाँ, डाकिया, चिट्ठी, बस खुद खामोश रहता है ये शायर, पर अक्षर इनके बहुत शोर मचाते हैं। पगडंडियों का रास्ता पकड़ खरामा खरामा गुज़रते हैं ये खुद, पर अक्षर बेसाख्तगी से कागज़ों पर गिरते हैं। ये पंक्तियाँ फिल्मी गानों की धुन पर नहीं जमती, पर गुलजार साहब की पंक्तियों पर धुन बनाई जाती है। अब वे धुन पे अक्षर नहीं जमाते जब उनकी मजबूरी थी, इसीलिए आम आदमी भी उनके फिल्मी गीत के ज़रिए शायरी समझ लेता है। मेरी दोस्त कमीनी, मेरे यार भी कमीने, एक दिल से दोस्ती थी ये हुजूर भी कमीने। इतना लिखते हैं मानो ज़िंदगी से कोई कर्ज़ ले रखा हो, असल वहीं का वहीं है और ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं।
इतनी बातें हैं कहने को, पर रास्ता मुख्तसर अपनाते हैं। लंबी चौड़ी गज़लें नहीं लिखते। राधा कृष्ण प्रकाशन ने एक अनूठा संग्रह लिया है उनसे, उनकी फ़िल्मों की पटकथाएँ, नाम दिया है जिसका मंज़रनामा, जिसमें वो दृश्य थे जो फ़िल्म में नहीं थे। पढ़ते पढ़ते पूरी फ़िल्म आपके सामने चलती है और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के मीरा की बनाई कहानी को इतना सजीव बना डाला कि अब लोग ऐतिहासिक प्रमाण भी हो तो गुलजार साहब की मीरा पर ही यकीन करते हैं। मीरा मेरी पसंदीदा मूवी है जिसमें मैं खो जाती हूँ हमेशा, और मैंने इसी नाम से एक किताब भी निकाली है। मेरे अपने व अचानक जैसी फ़िल्में बनाकर कभी कभी वे दर्शकों को चौंका देते हैं। उफ़, कितना भरा है इस इंसान की पोटली में। काबली वाले की तरह एक एक मेवा निकालता है, चखाता है और फिर चस्का लगा देता है अपनी शायरी का। एक अद्भुत काम और भी करते हैं, कोई पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप लिखता है क्या भला? ये काम भी बड़ी शिद्दत से किया गया और लोगों को पसंद भी आया। सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ गुलजार साहब के हाथों से और कलम से बच्चों के लिए, और शायद इसीलिए बच्चे अब खेलने भी आ गए हैं। बचपन में दीना शहर ने उन्हें शायर बनाया। विभाजन के दर्द को समेटे चले आए दिल्ली, फिर मुंबई। ज़िक्र जहलम का है बात दीने की, चांद पुखराज का है रात पश्मीने की। खुद के खौफनाक बचपन को शायरी में जगह न देकर बचपन को खुशहाल बनाने के लिए नज़में लिखी, गीत लिखे, स्लोगन बनाए, किताब जैसी फ़िल्म बनाई, पतंग, कंचे, गुल्ली डंडे की शक्ल में अक्षर बनाकर कागज़ पे दौड़ाया। सच्चे अदीब का काम है बचपन को सुधारना। सो भोपाल की खास बच्चों की संस्था आरुषि से जुड़े क्या, उसे गोद ही ले लिया, और इन्हीं के कारण समाज के बाकी लोग भी जागरूक हुए। क्या बात है इस शायर की जो अपनी बिटिया को 20 वाणों के खत, चांद के आईने, सूरज की शुआएं नज़मों के लिफाफे में धर तजुर्बे और दुआएं जेब में रखने की सलाह देता है। आज उनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तब उस समय उन्होंने उतना शुरू नहीं किया था और बहुत अच्छी फ़िल्में बना रही हैं। राज़ी जैसे अभी हमने देखी, और तलवार, मतलब विषय अलग चुनती हैं वे। इनके बचपन के बाबूजी होते थे, मास्टर जी की चिट्ठी पे गाने बनते थे, और इसका जीता जागता मोगली चड्डी पहन के फूल खिलाता है जो बच्चों को और बड़ों को भी बहुत भाता है। बच्चों के लिए बहुत कुछ है उनकी झोली में। कभी उनकी बेटी बोस्की के नाम, कभी नासमझ मासूम बचपन के नाम, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो पापड़ वाले पंगा ना ले, थप्पड़ बजेगा पंगा ना ले, या आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। अमृता प्रीतम लिखती हैं इस शायर के लिए, वह जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था। उसने सूक्ष्म तरंगों का रहस्य पाया है, इसीलिए मानना मुश्किल है कि ये धागे जुड़ नहीं सकते। गुलजार साहब की एक बड़ी प्यारी सी नज़्म है जिसमें वह कबीर जैसे जुलाहे को पुकारता है कि मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं यार जुलाहे। चित्रकार गुलजार को भी ज़रा जानने की कोशिश करें। अभी हाल ही में पिछले पन्ने 2012 में, ये उस समय की बात मैंने लिखी हुई है, अभी हाल ही में पिछले पन्ने में 2012 में प्रकाशित हुई थी। ज़िंदगी से जुड़ी शख्सियत के संस्मरण, उनके पोर्ट्रेट जिस तरह पेश किए गए लाजवाब हैं। बिमल दास, साहिर और जादू, शैलेंद्र, मीना जी, गालिब वगैरह अनोखी शैली में रचा ये अफसाना और शायरी मिलकर व्यक्ति की हूबहू पेंटिंग खड़ी करता है। मतलब हम इसे कविता पेंटिंग का नाम दे सकते हैं। मतलब एक ऐसी कविता जो आदमी की पेंटिंग तैयार कर देता है। नज़में लिखी, अफसाने गढ़े, पटकथा, फिल्मी संगीत, बाल मनोविज्ञान निर्देशन, इतना विशाल साम्राज्य, किताबों का दीवाना। ये शायर कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरह दिन भर अक्षर बीनता है और रात कागज़ों पर उड़ेल देता है। उसके लफ्ज़ों की बारिश से हम बिना पानी के भीग जाते हैं। आप सोचेंगे, देखिए प्लूटो पे कोई लिखता है क्या? उन्हें बड़ा अफसोस रहा कि प्लूटो को, जिसको एक प्लैनेट माना गया था, साइंसदानों ने कह दिया कि जाओ, अब तुम्हें हम 9 ग्रहों में नहीं गिनते, तुम प्लैनेट नहीं हो। तो सोचिए, कोई इतनी गहराई से सोचता है जैसा इन्होंने प्लूटो के बारे में सोचा। लिखने की ऐसी तशनगी है जो दरिया में डूब के भी नहीं जाती। ये दीवाना शायर कहता है
कि अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। खुदा करे गुलजार साहब, आपके एहसास यूं ही जीते रहें, ये इत्रदान यूं ही महकाता रहे खूबसूरत अल्फाज से दुनिया को। शुक्रिया। आमीन।